नमस्कार, मैं करुणा संगत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम इस समय पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी विषय को। आज ये हिंदी विषय का दूसरा लेक्चर है। पार्ट 1 में पहला जो लेक्चर था उसमें हम वर्णमाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वर्णमाला, और जो लगभग मेरी उम्मीद है कि 2 पार्ट में ख़त्म होगी। और इसके पार्ट 1 में हमने स्वर और उनका जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखा है। आज इसका पार्ट 2 है। देखते हैं ये लगभग कहाँ तक जाता है और कितना कवर कर पाते हैं आज हम। मेरा कोई ये टारगेट नहीं है कि मैं इसको 2 पार्ट में ही ख़त्म करूँगा वर्णमाला। एक टाइम ड्यूरेशन रखी है मैंने, 45 से 50 मिनट या 1 घंटे की लगभग क्लास रहेगी, और मैं उसमें जितना बेहतर आपको समझा सकूँगा उतना समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ आज हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2। कल हमने स्वरों का वर्गीकरण, स्वर क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखा। आज मेरा जो लेक्चर शुरू होगा वो व्यंजन से स्टार्ट होगा। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के भेद कितने हैं, कितने कितने आधार पर व्यंजनों को बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो अगर बात करें व्यंजन की परिभाषा की, तो व्यंजन होते क्या हैं? व्यंजन तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। एक बारी मैं परिभाषा लिखे दे रहा हूँ, हालांकि इतनी जल्दी आपके एग्जाम में परिभाषा आएगी नहीं, लेकिन आपके लिए आवश्यक है जानना कि व्यंजन क्या है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। या आप कह सकते हो जिनका स्वतंत्र उच्चारण ना किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे? वो व्यंजन कहलाएंगे। अगर व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो व्यंजनों की टोटल संख्या हो जाएगी 33 है। ठीक है, तो इसमें आते कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, और जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, और इनको जोड़ने पर संख्या 44 आती है। तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको शामिल किया गया है, किनको शामिल नहीं किया गया है? आप कह सकते हो कि व्यंजन के अगर भेद की बात करें तो कौन कौन से मुख्य भेद आएंगे, या मूल भेद जिनको आप कह सकते हो। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, और जिनकी संख्या है टोटल 25। कितनी है? इनकी संख्या 25 है। इसके अलावा इसमें आएंगे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है 4। इसके अलावा तीसरा जो भेद रहेगा इसका वो रहेगा ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या हो जाएगी 4। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के यही 33 जो हैं वो मूल व्यंजन के भेद हैं। अब आप इनको चाहे मूल भेद कह लीजिए, मूल भेद, या फिर कह सकते हो टोटल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं कि व्यंजन के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो ये तो था मुख्य जो 33 व्यंजन हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो आगे हम बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि व्यंजन के भेद की बात करें तो हेडिंग रहेगी व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, उम्मीद करते हैं आपसे कि साथ ही साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। व्यंजन के जो भेद होगा वो 3 मुख्य भेद, और कुल भेद अगर पूछें कुल भेद कितने हैं तो वो हैं 4। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर मैंने डाल दिया है। तो पहला भेद हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। जो 3 मैंने उधर बताए वो मूल भेद तो है ही हैं, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, और चौथा हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। ये 4 भेद हो जाएंगे। अब अगर मूल भेद की बात करें तो ये 3 ऊपर वाले ये हो जाएंगे मूल भेद।
और कुल भेद तो 4 आपके सामने ये लिखे ही हैं, ये 1 2 3 और 4, तो ये 4 भेदक टोटल हो जाएंगे इनके। चलिए एक एक करके व्यंजन के भेद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी आपकी स्पर्श व्यंजन की। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। मुझे लग रहा है एलो पेन से लिखने पर कुछ ज़्यादा बेहतर दिखता है शायद। हाँ, एक बारी मैं पेन चेंज करके देख लेता हूँ, जो सबसे बेहतर लगे उसी से लिखते हैं। तो मुझे ये कुछ एलो वाली ज़्यादा सही लग रही है, तो मैं इसी से अब लिखता हूँ। ठीक, चलिए स्पर्श व्यंजन अगर बात करें तो इसकी परिभाषा अगर लिखें तो इसके कुछ नाम और हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अन्य नाम, तो इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। और इन्हें उदित भी कहा जाता है, उदित। क्यों कहते हैं ये अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। वर्गीय व्यंजन, परिभाषा अगर इनकी बात करें, परिभाषा की, तो क्या हो जाएगी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु, प्राणवायु मुख के, मुख होना चाहिए यहाँ पर, मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों को, विभिन्न उच्चारण, यार ये चल नहीं रही, चलो यार, विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक मिनट, ये पेन चल नहीं रही, शायद सेलेक्ट नहीं है। हाँ हाँ, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। इनको क्या कहा जाएगा, इनको कह दिया जाएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक, अब ये उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? जो 5 मुख्य उच्चारण स्थान हैं वही वाले, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो ये हो जाएंगे। अब इनकी अगर संख्या की बात करें तो टोटल इनकी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 25। इनकी संख्या हो जाएगी 25। और इनका विभाजन किस में किया गया है? इनका विभाजन किया गया है 5 वर्गों में, 5 वर्गों में। और इनके विभाजन का जो आधार है वो क्या है? इनके विभाजन का आधार, तो वो आधार है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। इन्हीं 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण इनका नाम वर्गीय व्यंजन पड़ा है। उदित क्यों कहते हैं? तो ये मैं बता रहा हूं कि इन स्पर्श व्यंजनों को संक्षेप में, संक्षेप में कु, चू, टू, तू और पू ये कहा जाता है। ठीक, कु का मतलब का वर्ग हो गया, चू का मतलब चा वर्ग और टू का मतलब टा वर्ग। ऐसे ही तू और पू का मतलब ता तथा पा वर्ग होता है। इन पर देखेंगे सभी पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो संस्कृत में एक शब्द ऐसे होता है उत प्लस इत, तो ये मिला करके उदित बन जाता है, उदित बन जाता है। ठीक है, तो ये इत क्या होता है? इत संज्ञा होती है एक और संस्कृत में, जिसका मतलब होता है कि उसका लोप होना है। और ये उत का मतलब छोटा ऊ से है, तो छोटा ऊ का लोप हो जाता है, इसीलिए इनको हम उदित कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जो छोटा ऊ लगे हुए हैं का में, चा में और टा में, ऐसे ही, तो इनका सबका लोप हो जाता है, इसीलिए इनको हम उदित कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक, तो इनको उदित भी कहा जाता है। अब ये 25 वर्ण कौन कौन से हैं? वो हैं का से लेकर के माँ तक आते हैं टोटल, और इनको 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं वो एक बारी देखते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? का आएगा, खा, गा,
घा और अंगा, ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद इनको कहते हैं कंठ वर्ग, चूंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है इसीलिए इनको हम कंठ वर्ग या कंठ वर्ण भी कहते हैं। अगला हो जाएगा चा वर्ग, और चा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? चा, छा, जा, झा और इया, ये इतने आते हैं। इनको तालव्य वर्ग बोला जाता है या तालव्य वर्ण कहते हैं, तालव्य वर्ग। ये भले ही आपको पता हो लेकिन मेरे लिखने के पीछे भी इसका एक कारण है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा लिखा। और मैं मान के चलता हूँ कि जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती हैं वो भी इसको समझें। मेरा टारगेट है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी मेरी बात को समझ जाए। अगला है टा वर्ग, तो टा वर्ग में भी 5 वर्ण आ जाएंगे, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये हो जाएंगे। और इनको हम कहेंगे मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग। ऐसे ही तावर्ग, तावर्ग में भी 5 वर्ण आने हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये हो जाएगा तालव्य कंठ तालु मूर्धा, और ये हो जाएगा दंत्य वर्ग, दंत्य वर्ग। और अगला आएगा पा वर्ग, पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा और मा, ये इतने आ जाएंगे। इसको हम बोलेंगे ओष्ठ वर्ग। तो ये 5 जो हैं वो आपके वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 हो जाएंगे वर्ग। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन खींचे दे रहा हूँ। आएगा कहाँ से? का से लेकर के और माँ तक, ये टोटल 25 आते हैं इसमें। ठीक, टोटल कितने हो जाएंगे? 25। विभाजन का आधार क्या है इनका? इनका विभाजन का आधार है उच्चारण स्थान, तो वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं ये भी लिखा हुआ है। अब ये मेरे लिखने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जब आप अल्प प्राण और महाप्राण, ये अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण ऐसा बोला जाता है। तो अगर का वर्ग का पहला वर्ण पूछें तो का है, दूसरा वर्ण खा, तीसरा गा, चौथा वर्ण घा और पांचवा वर्ण अंगा है। ऐसे ही सभी वर्ग के ये पहले पहले व्यंजन हैं, का, चा, टा, ता और पा। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है? खा है, छा है, ठा, था और फा। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण गा, जा, डा, दा और बा है। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण घा, झा, ढा, धा, भा। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अंगा, या, डा, ना और मा हो जाएगा। ये काम कैसे करेगा? जब आप अल्प प्राण पढ़ते हैं तो जैसे अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे? पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण है। ऐसे ही मान के चलो कह दे कि डा को बताना है, डा क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो डा टा वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा आता है ना, तो तीसरा वर्ण है तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। इस तरीके से आप आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये था स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, एक चीज़ और मेरे से छूट गई बताना, उसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिए। जैसे जब मैंने ये मात्रा काल के आधार पर वर्णों के या स्वरों का भेद बताया था, तो वहाँ एक मात्रिक और द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक बताया था। तो ये तो होते हैं स्वर, और व्यंजन जो होते हैं व्यंजन, उन व्यंजनों को अर्धमात्रिक कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, व्यंजनों को अर्धमात्रिक कहते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, व्यंजनों को अर्धमात्रिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर। तो ये थे स्पर्श व्यंजन। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजनों की। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में एक बार देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनकी परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। परिभाषा यही है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण अंतःकरण से होता है उनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, इनकी संख्या 4 हो जाएगी।
इनको हम कुछ और भी कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, किताबों में आपको मुख्यतः दो लिखे हुए मिलेंगे, मुख्यतः अर्ध स्वर कौन कौन से, या और वा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन संपूर्ण अंतस्थ व्यंजनों को भी हम अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं, स्पर्श होते हैं, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन, तब आपको मजबूरी में अंतस्थ व्यंजनों पर टिक करना पड़ेगा। मजबूरी क्या, सही भी होता है, तो इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मुख्य अर्ध स्वर जो होते हैं या और वाही लिखे हुए आपको मिलते हैं। तो हो सकता है आपके विकल्प में एक से ज़्यादा अंतस्थ व्यंजन अगर देता है तब आप या और वा में से किसी एक को टिक कर देंगे, अगर वो है विकल्प में तो। ठीक, तो ये हो जाएंगे इतने। या और वा को एक नाम और दिया गया है, इनको हम श्रुति मूलक वर्ण भी कहते हैं। श्रुति मूलक वर्ण, श्रुति मूलक वर्ण। श्रुति मूलक वर्ण का मतलब हुआ जो सुनने में एक जैसे लगते हो, जैसे हुआ, मान के चलिए लिखा हुआ है हुआ, तो ये वा का उच्चारण कहीं ना कहीं देता है। और गई जैसे लिख दिया गई या गई, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये या जो है ये ई का समान सुनने में लगता है, उसी के समान, इसीलिए इसको हम श्रुति मूलक वर्ण भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी और भी जानकारी है, उनको लिख दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए रा के और भी कई सारे नाम हैं। रा को हम लुंठित, लुंठित वर्ण या लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। रा को प्रकंपित ध्वनि भी कहा जाता है, प्रकंपित ध्वनि भी कहते हैं। रा वर्ड से ध्वनि भी है। तो ये इतने नाम हैं, ठीक है, वर्ड से है, प्रकंपित है, लुंठित है। और ला जो है, ला को हम पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि भी है ला। और ला को हम वर्ड से ध्वनि भी बोलते हैं। ला एक प्रकार की वर्ड से ध्वनि भी है। तो ये दोनों आप फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में, रा और ला के बारे में। वर्ड से ध्वनियाँ और भी हैं, तो टोटल वर्ड से ध्वनियों की संख्या 4 है, उनको मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। वर्ड से ध्वनियाँ, वर्ड से ध्वनियाँ क्या होती हैं, जिनके उच्चारण में दंत और मसूड़े दोनों का सहयोग लिया जाता है। कौन कौन सी हैं, ना है, रा है, ला है और सा है। ये 4 वर्ड से ध्वनियाँ हैं। चूंकि अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पर रा और ला के बारे में मैंने लिख दिया है। फिर भी ये 4 वर्ड से ध्वनियाँ हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, चलिए आगे अब बढ़ते हैं हम ऊष्म व्यंजनों की तरफ। तो एक बारी ऊष्म व्यंजन देख लेते हैं क्या है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, इनके अन्य नाम भी देख लें। अन्य नाम, तो ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, संघर्षी व्यंजन। और इनको संघर्षी व्यंजन कहने के पीछे का कारण क्या है ये भी जानते हैं। तो जब इनकी परिभाषा हम देखेंगे तो परिभाषा होती है, मैं परिभाषा बोले दे रहा हूँ, जिसको ज़रूरत हो वो लिख सकता है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में प्राण वायु रगड़ते हुए बाहर निकलती है, उच्चारण स्थानों को रगड़ते हुए बाहर निकलती है, उसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि रगड़ते हुए मतलब संघर्षी या घर्षण करते हुए, इसकी वजह से इसका नाम संघर्षी व्यंजन पड़ा। और जब बाहर निकलती है रगड़ खा करके, तो एक छोटी सी ऊष्मा, थोड़ी सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण से इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या अगर देखी जाए तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। संख्या कौन सी है, 4 है। इसमें तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, दंत सा लिखा मुझे, दंत सा और हा, ये इतने हो जाएंगे। ठीक है, हा वर्ण के बारे में मैं आपको बताए दे रहा हूँ। हा वर्ण के और भी कई सारे नाम हैं। हा को हम बोध वर्ण कहते हैं, बोध वर्ण भी कहते हैं। हा काकल्य ध्वनि है, काकल्य मतलब होता है कंठ, काकल्य ध्वनि, काकल्य मतलब कंठ। तो ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध कंठ ध्वनि,
या हम कह सकते हैं शुद्ध रूप से कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि, वो कौन सी है? हा हो जाएगी। एक और स्वर यंत्र मुखी इसको बोलते हैं, स्वर यंत्र मुखी ध्वनि भी इसको बोला जाता है। तो इसके इतने सारे नाम हो जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अब अगला जो चौथा प्रकार है वो है संयुक्त व्यंजन का। तो संयुक्त व्यंजन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं, दो व्यंजनों के योग से बने, दो व्यंजनों के योग से बने जो व्यंजन होंगे वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। पहला है छ, ठीक, दूसरा क्या है? चलिए त्रा है, तीसरा ज्ञ है और चौथा स्रा है। ये 4 है। छ मैंने इसलिए दूर दूर लिखा इनको कि इनके पीछे का एक कारण लिखने का। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि किसके किसके योग से बने हैं। तो छ किसके किससे योग से बना हुआ है? छ बना हुआ है का और मूर्धन्य सा के योग से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर का पर हलंत लगेगा, मूर्धन्य सा पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है। हलंत ना लगे होने का मतलब ये है कि इसके साथ स्वर छोटा आ जुड़ा हुआ है। अगर आप का में तो 100% हलंत लगाना ही लगाना है। अगर आप मूर्धन्य सा में भी हलंत लगाते हैं तो इसको बाद में आपको छोटा आ लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर एग्जाम में आपके छा के साथ हलंत लग करके दे रखा है तो यहाँ का और मूर्धन्य सा आप दोनों में हलंत लगाओगे। यहाँ दोनों सही हैं ऊपर वाले, और अगर हलंत लगा हुआ है तो केवल और केवल इस तरीके से लिखा जाएगा। ऐसे ही त्रा किससे बना हुआ है? ता प्लस रा से मिल करके बना हुआ है। या फिर हम इसको यहाँ पर देखिए, ये मैंने हलंत लगा दिया, हलंत नहीं लगेगा। या फिर अगर हलंत लगाते हैं रा पर भी तो रा के बाद हमें छोटा आ लिखना पड़ेगा। या फिर त्रा आपके एग्जाम में हलंत के साथ दे रखा है तो दोनों ता और रा दोनों पर हलंत लगाएंगे। ऐसे ही ज्ञा जो बना हुआ है वो जा प्लस इया से बना होता है, और अगर हम जा और इया दोनों पर हलंत लगा देंगे, जा प्लस इया पर भी, तो लास्ट में हमको छोटा आ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ से स्रा इरेज कर रहा हूँ। ठीक, और अगर ज्ञा आपके एग्जाम में हलंत के साथ लिखा हुआ है तो जा पर हलंत और इया पर भी हलंत लगेगा दोनों पर। अगला है स्रा, तो स्रा किससे मिलकर बना हुआ है? तालव्य सा प्लस रा से मिलकर बना होता है। अगर रा पर भी हलंत लगा दें तो तालव्य सा प्लस रा, इस पर भी हलंत, तो हमें बाद में छोटा आ लिखना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में स्रा के साथ हलंत लगा हुआ दे रखा है तो तालव्य सा और रा दोनों पर हलंत लगाए जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं रखते कि उनको कब छोटा लगाना है, कब नहीं लगाना है, कहाँ पर हलंत होगा और कहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उनका डिवीज़न आपके सामने है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। इसमें आएगा अब वर्णों के अन्य वर्गीकरण। अन्य वर्गीकरण, ठीक, वर्णों के अन्य वर्गीकरण है। तो पहला हो जाएगा प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, जब प्राणत्व के आधार पर मतलब प्राण वायु कितनी मात्रा में बाहर निकल रही है, तो ये पहला हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण, तो अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वो अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनमें प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उनको हम महाप्राण कहते हैं। ठीक, अब ये आ जाएगा कि अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ और समस्त स्वर, ये क्या हो जाएंगे? ये अल्प प्राण होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें कि अल्प प्राणों की संख्या है कितनी,
तो संख्या आप बता सकते हो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ये टोटल मिला करके 5 5 होंगे तो ये 15 हो गए, और इधर अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, तो टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी, 19 व्यंजन, 19 व्यंजन प्लस 11 स्वर, 19 व्यंजन प्लस 11 स्वर, ये टोटल मिलाकर के 30 हो जाएगी इनकी संख्या। ठीक है, अब बात आती है महाप्राण की। तो महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या हो जाएगी 5 और 5 10, और ये 4 14, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं घोषत्व के आधार पर। दूसरा जो डिवीजन है वो है घोषत्व के आधार पर। ये भी हो जाएंगे दो तरीके के। पहला हो जाएगा आपका अघोष, इनको एक और नाम दिया गया है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो जिनमें कंपन ज्यादा होता है वो सघोष, और जिनमें कम होता है वो अघोष। तो पहले मैंने लिखा अघोष, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीन, इतने मिला करके क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और अगर इनकी संख्या की बात करें, संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 5 और 5 10 और 3 13, टोटल कितने हो गए, 13 हो जाएंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है घोष, या इसको हम सघोष भी कह सकते हैं, घोष या सघोष। तो अगर इनकी कौन कौन से आएंगे इसमें वो देखते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, समस्त स्वर, और एक बचा यहाँ से हा भी रहता है, व्यंजनों को एक साथ लिख देते हैं, और समस्त स्वर, ये इतने हो जाएंगे। और इनकी संख्या की बात, तो ये हो गए 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20, तो 20 व्यंजन इनकी संख्या में लिखे दे रहा हूँ, संख्या। तो ये हो जाएंगे 20 व्यंजन प्लस 11 स्वर, टोटल मिलाकर के हो जाएगा 31। ठीक, तो घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो इसको आपको याद में ध्यान रखना है, प्राणत्व के आधार पर और घोषत्व के आधार पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी चीज़ें। तो ये वर्णमाला हिंदी वाली जो है वो लगभग ख़त्म होती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखिए, जैसे एक एक करके मैं लिखे दे रहा हूँ। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं डा के नीचे बिंदी और डा के नीचे बिंदी, ये टोटल इनकी संख्या 2 हो जाएगी। इनको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ठीक, और दूसरा आगत ध्वनि, एक मिनट, मैंने शायद अयोगवाह अभी नहीं बताया है, तो अयोगवाह भी देख लेते हैं। अयोगवाह, तो ऐसे वर्ण जिनका जो आ के योग से बने हों तथा व्यंजन का अर्थ भी वहन करते हों, उनको अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या हो जाएगी 2। पहला हो जाएगा अनुस्वार, अनुस्वार जिसको हम अंग बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा विसर्ग, ठीक, तो जिसको आहा बोला जाता है। तो इनकी संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला है जैसे आगत ध्वनि पूछता है, आगत ध्वनि। तो आगत ध्वनि क्या होती है, आगत ध्वनि होती है ऐसी ध्वनियाँ जो किसी विदेशी भाषा की हैं और हिंदी में उनका प्रयोग किया जा रहा हो, तो उनको आगत ध्वनि, जैसे जा हो गया, फा हो गया, अगर ये लिखा हुआ है आ, ये हो गया, या इनको अरबी फारसी से ली गई हैं तो ऐसे भी बोल देते हैं, तो ये हो जाएंगी आगत ध्वनियाँ। अब एक चीज़ और बचती है
वो है, जैसे लुंठित है क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, पार्श्विक भी मैंने बता दिया आपको, प्रकंपित कौन होती है वो भी मैंने बता दिया। तो एक चीज़ और है, ऊष्म और संघर्षी, ये ऊष्म व्यंजन है ही है। एक और पूछता है जैसे स्पर्श संघर्षी कौन होता है, स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी चार हैं, च, छ, ज और झ, ये चार हो जाएंगे स्पर्श संघर्षी। और हा के बारे में मैंने शुद्ध काकल्य ध्वनि होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। कुछ और चीज़ें इसमें बचती हैं, वो भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। इसमें मुझे लग रहा है कि जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मान के चलिए अगर कोई चीज़ छूट भी रही है अभी मेरे दिमाग से, तो जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा तो वहाँ पर उन सारी जो क्वेश्चंस हैं जितने टाइप के बनते हैं वो सारे मैं प्रैक्टिस सेट में रखूँगा, तो वो आसानी से भी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर नहीं समझाया होगा तो वो थ्योरी वहाँ पर हम बता देंगे उसको। ठीक है, चलिए अब आगे एक टॉपिक और मिलता है, हिंदी शब्दकोश का क्रम। हिंदी शब्दकोश का क्रम। कई बार ये आपसे पूछ सकता है कि हिंदी शब्दकोश का क्रम क्या है, तो मैं एक बार यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। हिंदी शब्दकोश का क्रम जो होगा वो सबसे पहले अंग आएगा, और फिर उसके बाद चंद्रबिंदु आता है, और फिर उसके बाद आहा आता है, फिर आपका छोटा आ, फिर बड़ा आ, और फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये होता है स्वरों का क्रम, इनको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अंग, चंद्रबिंदु और आहा इनका स्थान बदला हुआ है, इसको मैंने घेर दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंग का स्थान कौन सा होगा, तो वर्णमाला में सबसे पहले अंग का स्थान होता है, उसके बाद चंद्रबिंदु और आहा का, उसके बाद विसर्ग का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अनुस्वार और विसर्ग का स्थान कहाँ है, तो ये छोटा आ से भी पहले आते हैं। अब देखते हैं व्यंजनों में, तो व्यंजन में सबसे पहले आएगा का, और का के बाद आता है छा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, का के बाद छा क्यों आता है, और फिर उसके बाद आएगा खा। का के बाद छा आने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो छा है ये का और मूर्धन्य सा से बना हुआ है, इसी वजह से ये जस्ट का के बाद आ जाता है। ठीक, ये मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ छ को मैंने घेर दिया है, फिर का, छ, खा, गा, घा, गा, और फिर चा, छा, जा, और जा के जस्ट बाद आएगा ज्ञा, क्योंकि ये जा और या से बना होता है, जा, और फिर झा, फिर या, फिर इसके बाद आएगा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और फिर आएगा ता, और ता के बाद आता है त्रा, क्योंकि ये ता और रा से मिलकर बना होता है, इसको भी मैं घेरे दे रहा हूँ। फिर आएगा था, दा, धा और ना, फिर आएगा पा, फा, बा, भा, मा, और इसके बाद आएगा या, रा, ला, वा, तालव्य सा। तालव्य सा के बाद आता है स्रा, कारण क्या है, क्योंकि ये तालव्य सा और रा से बना होता है। फिर मूर्धन्य सा, दंत्य सा, और फिर हा। ये होता है हिंदी शब्दकोश का क्रम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। जो जिन वर्णों का स्थान बदला हुआ है वो मैंने आपको घेर दिए हैं यहाँ पर। इसको ध्यान में रखना, कई तरीके से विकल्प कह सकता है, जैसे कह सकता है हिंदी शब्दकोश में छा का स्थान कहाँ होता है, तो इसके विकल्प कौन से सही हो सकते हैं, का के बाद, या आप कह सकते हो खा से पहले, या कह सकते हो का और खा के बीच में। ऐसे ही जा, झा और ता था, इनको आप याद रखेंगे कि किसके बाद कौन सा वर्ण आता है। इसी के अकॉर्डिंग जब आपको कई सारे नाम दे करके उसको सीक्वेंस में लगाने के लिए कहता है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कौन सा नाम पहले और कौन सा नाम बाद में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ हम उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, यहाँ पर जितने टाइप से हैं वो मैं सारे लिखे दे रहा हूँ। सबसे पहला देखते हैं, एक उच्चारण स्थान कंठ है।
कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे वो सारे मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। कंठ से बोला जाएगा छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा, और अंगा के बाद विसर्ग और हा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक। दूसरा है जो वो हो जाएगा तालु। तालु का उच्चारण स्थान जो होगा इनसे कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, या, एक मिनट, या थोड़ा बाद में लिखते हैं, फिर चा, छा, जा, झा, या हो जाएगा, और या हो जाएगा, और तालव्यसा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा या मूर्धन्य बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएगा री, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और मूर्धन्य सा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा देखते हैं दंत। दंत से कौन से बोले जाते हैं? तो दंत से हो जाएंगे ता, था, दा, धा, न, ला और दंत सा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत से होता है। पांचवा देखते हैं ओष्ठ से कौन कौन से हैं? ओष्ठ से, तो ओष्ठ से बोले जाएंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, ये बा लिखा हुआ है, भा, मा। ये इतने ओष्ठ से बोले जाते हैं। छठा जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु, इनसे बोला जाएगा ए और ऐ। ठीक। सातवां उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ, इसका हो जाएगा ओ तथा औ। ये कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा। सातवां होगा। आठवां उच्चारण स्थान ये हो जाएगा दंत प्लस ओष्ठ, तो इससे बोला जाता है वा, केवल एक अकेला वर्ण वा। 9 नंबर नासिका से कौन सा बोला जाएगा? नासिका मतलब नाक के सहयोग से, तो वो हो जाएगा अंग। अंग हो जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, ये जो पंचम वर्ण लिखे हुए हैं, पंचम वर्ण का मतलब होता है अंगा, इया। ये जो मैं इनको घेरे दे रहा हूँ, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये हो जाएंगे पंचम वर्ण। तो पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान इनके वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका भी होता है। नासिका भी होता है। यहाँ मेरे कहने का मतलब, जैसे अंगा है तो ये कंठ प्लस नासिका हो जाएगा, यहाँ तालु प्लस नासिका, अड़ा जो है वो मूर्धा प्लस नासिका, ना दंत प्लस नासिका, माँ ओष्ठ प्लस नासिका, ऐसे हो जाएगा। मान लिया जब ये विकल्प में नहीं मिलता है तब आप केवल कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ लगाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये जो पहला चैप्टर है ये पूरी तरीके से ख़त्म होता है। आज वर्णमाला के दूसरे पार्ट में इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी इस चैप्टर में कवर हुई हैं। डिलीट हो जाओ। हाँ, इसमें मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया। ये पहला जो चैप्टर था आपका वर्णमाला, इसमें मैंने स्वर आपको बताए और उनके भेद बताए। व्यंजन क्या होता है और व्यंजन के भेद क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा शब्दकोश का क्रम, शब्दकोश का क्रम बताया मैंने आपको, और उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ये इतने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये मैंने आपको 2 लेक्चर में कवर कर दिए हैं। ये पहला टॉपिक जो है आपका पूरी तरीके से ख़त्म होता है। हाँ, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आपको और मिलता है, वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। वो क्या है कि कभी कभी ध्वनियाँ पूछ लेता है। ध्वनियाँ कौन सी किस प्रकार की ध्वनि है, तो ध्वनियाँ हो जाएंगी मुख्यतः 3 प्रकार की। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि, तो संयुक्त ध्वनि क्या होती हैं कि पहले कोई आधा अक्षर आए और उसके बाद जस्ट पूरा अक्षर आए, तो वो क्या होगी, संयुक्त ध्वनि होगी। जैसे मैंने लिख दिया त्याग, तो यहाँ पर देखिए पहले आधा अक्षर है, उसके बाद पूरा अक्षर आया हुआ है, तो त्याग किस प्रकार की ध्वनि हो जाएगी, ये संयुक्त ध्वनि है। ठीक, त्याग हो गया, स्नान हो गया, प्राण हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, संयुक्त ध्वनि हो जाएंगी। ध्यान रखना, संयुक्त ध्वनि जो होती हैं वो शुरुआत में आती हैं। ठीक, अगली जो ध्वनि है वो है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि क्या होती है, शॉर्ट में एकदम मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आधा अक्षर, 1 मिनट, आधा नहीं, दोनों तरफ पूरा अक्षर हो और बीच में आधा अक्षर आए। दोनों तरफ क्या हो, पूरा हो और बीच में अगर आधा अक्षर आ रहा है तो वो संपृक्त ध्वनि होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कंबल, ये क्या है, ये इधर पूरा और बीच में क्या है, आधा अक्षर, तो ये क्या हो जाएगी, संपृक्त ध्वनि हो जाएगी। द्वित्व ध्वनि क्या होती है, द्वित्व या युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि ये क्या होती हैं, तो ये होती है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूँ, कंबल। ठीक, द्वित्व ध्वनि क्या होती है, पहले आधा अक्षर आए, फिर वही अक्षर पूरा, वही क्या हो, वही पूरा आ जाए, तो क्या कहलाएगी, द्वित्व ध्वनि। और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही द्वितीय या युग्मक ध्वनि पूछता है। जैसे दिल्ली, आधा ला और फिर पूरा ला। ठीक, किन्नर, आधा ना और फिर पूरा ना, तो ये क्या हो जाएंगी, द्वितीय ध्वनि हो जाएंगी। तो ये ध्वनियाँ होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। वर्णमाला चैप्टर मैंने आपको 2 पार्ट में कवर करके दिया है। ये लगभग मुझे लग रहा है 1.5 से 2 घंटे की क्लास होंगी दोनों मिला करके, और उसमें ये पूरा वर्णमाला चैप्टर आपका कवर हो चुका है। तो कैसी लगी क्लास आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा शब्द विचार, जिसमें मैं आपको शब्दों के भेद बताऊंगा, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको उस चैप्टर से लर्न करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है अगला, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समसुत, भिन्नार्थक, ये सारी चीज़ें आप उसी चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। हमारी आउटलुक की टीम आपके साथ पूरे जी जान से लगी हुई है। हम आपको बहुत से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान से लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।